हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं ऑफिशियल आंसर की पे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए और फिर जो है ये पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके आगे के। तो ये वीडियो जो है पिछली वाली वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी अपडेट हो चैनल से रिलेटेड तो आपके पास वो समय से पहुँच जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज़। यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसका आधार क्या होता है। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में से पहला है रेंट रिसीव, दूसरा है एनुअल वैल्यू, तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट और चौथा है म्यूनिसिपल वैल्यू। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने के लिए हमारी जो मेन वैल्यू होती है वो होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू वो वैल्यू है जिससे कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग आगे का जो है उसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लोग जीएवी डिपिक्ट करते हैं। जब हमको जीएवी मिल जाता है तो उसमें से हम दो चीज़ें क्या क्या लेस करते हैं, एक होता है आपका म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका यूआरआर, दैट इज़ अनरियलाइज्ड रेंट। और इन दोनों को लेस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाती है उसे हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, जो कि बेसिस होती है हमारी आगे के कंप्यूटेशन के लिए। तो नेट एनुअल वैल्यू, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पर्सनल इनकम इज़ ₹62,000, undistributed profit is ₹400, corporate tax is ₹1,000 and transfer payment is ₹2,000, then the national income will be। तो ये टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको नेशनल इनकम कंप्यूट करने का कैसे कंप्यूट करना है पर्सनल इनकम से वो फार्मूला आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो फार्मूले बताए हैं, एक पर्सनल इनकम है और एक प्राइवेट इनकम का है, क्योंकि दोनों ही फार्मूले इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हम लोग पहले ये देखते हैं। पर्सनल इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइवेट इनकम में से लेस करना होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। तो हमारे क्वेश्चन में इसमें जो है पर्सनल इनकम गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स गिवन है। पर्सनल इनकम हमें दी गई है 62,000, ठीक। इस वाले फॉर्मूले के पुट करके हम लोग जो है प्राइवेट इनकम निकालेंगे और फिर इस वाले प्राइवेट इनकम को वैल्यू को ये यहाँ पे पुट करना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है। तो हमें नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले प्राइवेट इनकम निकालनी पड़ेगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो था वो कितना दिया था, 400, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना दिया था, 1000, ठीक है। तो हमें चाहिए ये प्राइवेट इनकम। ओके, मैं इस तरह से लिख देती हूँ, 62,000 इज इक्वल्स टू, प्राइवेट इनकम को डिनोट कर रहे हैं पी से, लेस करेंगे क्या क्या, 400 और 1000। तो ये पी यहीं रहेगा और ये दोनों वैल्यूज़ जब इधर जाएंगी तो ऐड हो जाएंगी। तो जब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 62,000 प्लस 1000, 63,400, तो हमारी जो प्राइवेट इनकम है वो आ गई कितनी, 63,400। ये हो गई हमारी प्राइवेट इनकम। ओके, अब हमको इसको यहाँ वाले फॉर्मूले में पुट करना है। प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या है, 63,400 इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम के लिए NI, और यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, जो कि गिवन नहीं है। यहाँ पे हमें ये दिया है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारी जो नेट करेंट पेमेंट्स थी उसकी वैल्यू हमें 2,000 रुपीज़ दी हुई है क्वेश्चन में। तो नेशनल इनकम ये हमें ऐड करना है यहाँ पे ₹2,000, ठीक है। तो जब ये यहाँ इधर ऐड में है, जब इक्वल टू के जब अपना साइड चेंज करेगा तो लेस हो जाएगा। तो 63,000 में से जब हम 2,000 लेस करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 61,400। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर।
तो हमारा सही आंसर नेशनल इनकम का वैल्यू कितना आ गया 61,400। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61,400। आशा करती हूँ कि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको याद रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज़। अगर किसी पार्टनर के जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है, कोई फर्म है जहाँ पे पार्टनर्स की जो है जॉइंट पार्टनर्स के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है, तो उस पर अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट होगा। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी है डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी है डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग पार्टनर्स के लिए। अगर हम पार्टनर्स को कोई भी, जैसे पार्टनर्स के लिए कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं अगर, तो वो फर्म का खर्चा माना जाएगा, और फर्म के जो भी खर्चे होंगे, प्रीमियम होगा या फिर कोई भी इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होंगे वो पीएल अकाउंट में कहाँ पे जाएंगे, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज़ नोन एज। तो यहाँ इंफॉर्मेशन फ़्लो की बात हो रही है कि अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर एक ही पोस्ट पे लोग जो है एक ही पोस्ट पे हैं, एक ही लेवल पे हैं, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो वर्टिकल वाला कम्युनिकेशन होता है वो कैसे फ़्लो होता है, वो हमारा अपवर्ड या डाउनवर्ड दो फॉर्म में होता है। अपवर्ड कब होगा, जब हम सबऑर्डिनेट से ऊपर टॉप लेवल पे हम जब बात करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा अपवर्ड वाला। और डाउन कब होगा, जब टॉप से बॉटम आएगा, जब हमारा टॉप से बॉटम आएगा तो वो हमारा डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा कम्युनिकेशन का। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द सेबी गाइडलाइंस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन। यहाँ गिवन ऑप्शंस में से पहला है 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा है 10% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, फिर है 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, और लास्ट है 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इशू प्राइस जो होती है, जो भी शेयर की इशू प्राइस होती है, मींस जितने पे वो इशू किया जा रहा है। अगर कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपये है, ठीक, और उसे हम इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे यानी कि 110 रुपये पे, तो ये हमारी होती है इशू प्राइस और ये होती है हमारी फेस वैल्यू। तो जो हमारी इशू प्राइस होगी उसका 25% जो होगा वो एप्लीकेशन मनी, उसके लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया सेबी ने बनाया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। होप यू आर गेटिंग दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पूछ रहा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सबको पता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, ये है F.W. टेलर। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो वो हो जाते हैं कौन, हेनरी फेयोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5. If each frequency is multiplied by 5 then the arithmetic mean will be। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर अरिथमेटिक मीन में जो भी कोई सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी है जिसका कि मीन कितना है 5 है, मीन आपका कितना दिया है 5 दिया है, तो बोला है कि अगर ईच फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन होगा वो कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सब में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारी मीन है उसमें ही हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 5, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा न्यू मीन जो है वो कितना है। तो यहाँ पे 5 × 5 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वी, दैट इज़ 25। नेक्स्ट देखते हैं। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर। ऑप्शन ए में है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी में है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस,
सी में है बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट और ऑप्शन डी में है बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो यहाँ सब गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जा रहा है कि हम जब लॉस होगा तो हम उससे कैसे रिडीम कर सकते हैं डिबेंचर्स को। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए एक परसेंटेज जो है आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ता है, ऐसा गाइडलाइन बना हुआ है। तो हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से करेंगे या तो कैपिटल से करेंगे, जो कोई भी मतलब प्रोविजन हो इस कंपनी का उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सी ऑप्शन में है बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट। क्या करेंगे हम, कॉल और पुट ऑप्शन के द्वारा जो है हम लोग या तो जो डिबेंचर होल्डर है उसको ऑप्शन दे देते हैं कि वो जो अपना होल्डर जो है या तो समय से पहले रिडीम कर ले या तो फिर क्या करे, कंपनी उसको फिर से रिटेन कर लेती है और उसे बदले में दूसरे डिबेंचर्स दे देती है। तो इस तरह से भी जो है हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं। और फिर जो है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, तो ये भी हमारा एक रिडेम्पशन का एक मेथड है। तो जो नहीं है यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है जिससे कि नहीं रिडीम कर सकती, कैन नॉट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। यहाँ पूछ रहा है सेक्युलर ट्रेंड जो होता है उसको हम किस मेथड के द्वारा नहीं मेजर कर सकते। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वेटेड एवरेज मेथड। तो ये जो है सेक्युलर ट्रेंड का मेथड नहीं है। बाकी सारे जो है मूविंग एवरेज हो गया, सेमी एवरेज मेथड हो गया, फ्री हैंड कर्व मेथड, ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इशूइंग ऑफ मटेरियल इज़ यूजफुल व्हेन द। अब पूछ रहा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि वो इन्वेंट्री, वो स्टॉक जिसकी प्राइस सबसे हाईएस्ट है उसे हम पहले सेल करेंगे, उसकी सेल हम लोग पहले करेंगे, उसे पहले बेचेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, प्राइस ऑफ मटेरियल। ये कब यूज़फुल होगा, ये मेथड क्वेश्चन में ये पूछा है। तो प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ डिक्रीजिंग, या फिर प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ फ्लक्चुएटिंग, और प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ स्टेबल। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा फ्लक्चुएटिंग वाला सीन होगा यहाँ पे वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी कि स्टॉक की प्राइसेस हमारी सबसे हाई हो रही है। तो अब जब प्रेजेंट टाइम में जब फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि हम अपने लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक सबसे इंक्रीज्ड प्राइस पे मार्क्ड है, पहले उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, पहले वो वाला स्टॉक बेचेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया है जो सेक्युलर ट्रेंड वाला क्वेश्चन था, उसके कितने मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे उसे मेजर कर सकते हैं। तो वो है जैसे कि पहला है फ्री हैंड ग्राफ मेथड, आर्बिट्रेरी एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, पैराबोलिक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, सेक्युलर ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 35 का, जहाँ पे हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट वाला क्वेश्चन था, उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट इज टिपिकली यूज फॉर कॉर्पोरेशंस लुकिंग टू मिनिमाइज देयर टैक्सेबल अर्निंग्स। तो वो सारी कंपनीज जो कि अपने टैक्सेबल अर्निंग्स को कम करना चाहती हैं, यानी कि कोई स्टॉक है जिसकी की प्राइस जो है बहुत हाई है, ठीक है, तो अगर उस समय फ्लक्चुएटिंग हो रही है प्राइसेस, तो सबसे पहले हम उसे निकालेंगे जिसकी प्राइस सबसे हाई है। हीफो अलाउज फॉर द कॉस्टलीस्ट इन्वेंट्री टू बी सोल्ड फर्स्ट। यही मैंने बताया कि जो सबसे कॉस्टलीस्ट इन्वेंट्री होगी उसे हम सबसे पहले बेचेंगे, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट वाज परचेज्ड, देयर बाय ड्राइविंग अप द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड लोअरिंग द टैक्सेबल अर्निंग्स। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो टैक्सेबल अर्निंग है उसे हम और सेव कर सकेंगे। द यूज़ ऑफ हीफो इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय गैप एंड इज़ हार्डली यूज इन अकाउंटिंग। तो इसका जो है यूज़ ज़्यादा नहीं होता, और ये ना जो गैप है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसके द्वारा भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सी टेक्निक नहीं है। तो पहला है बजटिंग, दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा है डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स,
और डी है प्रॉफिट प्लानिंग। तो अगर आप चारों ऑप्शंस में से आप ऑड वन आउट करके भी पता लगाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उससे हम कैसे बिजनेस की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है नॉट अ टेक्निक, तो हमें अपना ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। और बाकी सारे जो है मेथड्स हैं। तो आप प्रॉपर एलिमिनेशन करके भी जो है सही आंसर का पता लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द डिमांड थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिटिविटी, दूसरा है ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, तीसरा है कंज्यूमर चॉइसेस आर कंसिस्टेंट और डी है नन ऑफ दी अबव। तो 37 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही जो है क्या है अजम्पशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी के। ट्रांजिटिविटी मतलब का कि ये होता है कि जैसे अगर हम ए को प्रेफर कर रहे हैं ए प्रेफर कर रहे हैं बी के कंपैरिजन में और बी को प्रेफर कर रहे हैं सी के कंपैरिजन में, तो ये माना जाएगा कि आप सी को प्रेफर करेंगे ए के कंपैरिजन में। तो ये होती है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। और ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन भी होता है अजम्पशन, और कंज्यूमर चॉइसेस जो होती हैं, कंज्यूमर का जो कंजम्पशन होगा, ठीक है, वो भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये सारे ही अजम्पशंस जो हैं करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है दैट डज नॉट कंसिडर्स द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका अभी पेमेंट करना हमने बाकी है, और अक्रूड इनकम वो वाली इनकम जो कि अर्न तो कर ली गई है लेकिन अभी मिली नहीं है, अनरिसीव्ड है। अर्न कर ली गई है लेकिन अभी मिली नहीं है, नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो वो होती है हमारी कौन सी? एक्रूड इनकम। तो इस इन दोनों को जो इग्नोर करता है वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि कैश के टर्म में डेबिट और क्रेडिट जिनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स करके चैप्टर है एक स्टैट्स में, उससे रिलेटेड है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा आपका जो है नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है, डिफनेस, ब्यूटी, हाइट और ब्लाइंडनेस। तो अगर आप ऑड वन आउट भी करेंगे तो भी आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाइट जो है मेजर की जा सकती है इन द टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। किसी की इतनी इंच है, 5 इंच है, ये 10 इंच है, इस तरह के से जो है हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, 5 फुट 10 फुट जो भी है। लेकिन ये जो डेफनेस, ब्यूटी और ब्लाइंडनेस है जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते, वही हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पूछा है यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन नहीं है, तो वो है हमारा हाइट। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the absence of an agreement, retiring partner's share in the firm will be purchased by the remaining partners in which ratio? तो कह रहा है रिटायरमेंट के टाइम जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, ठीक है, उसका जो शेयर होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो एक पार्टनर है जो कि रिटायर कर रहा है, जो उसका शेयर बचा है अब फर्म में, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उस शेयर को किस तरह से शेयर करेंगे। और अगर फर्म में जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनके बीच जो है कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो भी उनका PSR रहेगा, मींस जिसमें वो प्रॉफिट शेयर कर रहेंगे, अब सपोज कर लेते हैं 2:3:4 है, ठीक है, A, B और C है। अब C जो है वो रिटायर कर रहा है, तो इसका जो शेयर होगा वो A और B अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही शेयर करेंगे। यहाँ पे इक्वल रेशियो में नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। वो तब होता है जब बोल देता है इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट
कि ए और बी आर पार्टनर्स, तो जब कुछ नहीं दिया रहता है तब हम मानते हैं कि इक्वल रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो यहाँ रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिटायरमेंट की बात हो रही है। जो 1:1 वाला केस होता है वो हमारा एडमिशन के टाइम पे होता है, जब हमें कोई भी PSR नहीं गिवन होता है, तब हम मान लेते हैं कि वो जो है पार्टनर्स जो होंगे वो इक्वल रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41वां क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद, तो यहाँ पूछ रहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं EOQ, जो हम EOQ जो हमारी री ऑर्डर लेवल ऑफ क्वांटिटी हम जब जिससे निकालते हैं वो क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में है टेक्निक ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री, बी में है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सी में है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और डी है टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटर्स हैं 40,000, बिल्स रिसीवेबल है 20,000, क्रेडिट सेल्स है 2,50,000, सेल्स रिटर्न है 10,000 और बिल्स पेबल है 10,000। यहाँ पूछ रहा है द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी, तो आपको यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है फाइंड करना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होता है वो क्या बताता है, हमें क्या दर्शाता है वो, इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज टाइम टेकन बाय द डेटर्स टू क्लियर देयर पेमेंट्स। तो जो डेटर्स होते हैं हमारे, उनकी जो पेमेंट्स है उसको क्लियर करने में वो कितना समय लेते हैं वो हमें पता चलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड में से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले इसके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले हैं, उनको बता दूं। अगर आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है, किसकी बात कर रही हूँ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेट क्रेडिट सेल्स जो है, नेट क्रेडिट सेल्स उसे डिवाइड करना है किससे, एवरेज ट्रेड डेटर्स से। अब ट्रेड डेटर्स में हमारी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जो हमारे डेटर्स हैं वो भी और जो हमारी बिल्स रिसीवेबल हैं वो भी, यानी कि डेटर्स प्लस BR वो हमारे फॉर्म करेंगे हमारा एवरेज ट्रेड डेटर्स। और नेट क्रेडिट सेल्स कितनी दी गई थी, 2,50,000 दी गई थी, जहाँ पे सेल्स रिटर्न कितने का हो रहा था, 10,000 का, ठीक है। और हमारे एवरेज ट्रेड डेटर्स की अगर हम बात करें तो डेटर्स थे हमारे कितने, 40,000, 20,000 थे बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट। तो इसे हम सॉल्व करें तो 2,00,000 लाख में से 10,000 माइनस किया तो बच गया 2,40,000, और इधर कितना आ गया, 40 और 20 हो गया कितना, 60,000, ठीक है। इसे हम कट कर देंगे तो हमारा जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 4 टाइम्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें क्या करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें जो 365 डेज होते हैं एक ईयर में, इसे डिवाइड करना है किससे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से। हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो कितना आया था, 4 टाइम्स आया था, अब हम उसे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ऑप्शन जो है मंथ्स में गिवन है तो हम इस 365 को हम 12 मंथ्स लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 मंथ्स को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो अब हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि था 3 मंथ्स। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3 मंथ्स। हमें पता चल गया कि जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो हमारा 3 मंथ्स है, यानी कि एक डेटर जो है पेमेंट करने में कम से कम 3 महीने का समय तो लगाता ही है। इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है। और एक इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ये है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल ट्रेड डेटर्स जो होंगे, टोटल ट्रेड डेटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इसे मल्टीप्लाई कर देना है 365 से।
सेम वही आ जाएगा। टोटल ट्रेड डेटर्स हम लोगों ने कितने कैलकुलेट किए थे, 60,000। नेट क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी थी आफ्टर डिडक्टिंग द सेल्स रिटर्न अमाउंट, 2,40,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। अगर हम इसे मंथ्स के टर्म में लिखें तो 12 महीने, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 24, और ये 4 यहाँ से कट होगा तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 मंथ्स डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एक मैंने पहले फॉर्मूला बताया था डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल के एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करने का, और दूसरा ये है डायरेक्ट फाइंड करने का, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट जो है 3 मंथ्स हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। तो आपको जो सूटेबल लगे आप उससे याद कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर बन गया। 3 मंथ्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, तो पहला ऑप्शन है रेशियो, दूसरा है परसेंटेज, रेट, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि रिलेशनशिप इन सभी फॉर्म्स में जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे वो रेशियो हो या फिर परसेंटेज हो या फिर रेट हो। तो ये तीनों ही सही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विथ, ये जो था जीके का क्वेश्चन था। जनरली ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो सेंसस करवाने की जो सर्वे होता है वो, इसका जो ऑर्डर होगा वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाता है 44 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। According to the Companies Act 2013, shares can be issued by the company at par, discount, par और premium, D premium। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में सबसे ऑप्टिमम जो है, सबसे एक्यूरेट पार और प्रीमियम है, क्योंकि पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करना जो है इनवैलिड बता दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट का पता लगाना फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो हमारे असल में खर्चे हुए हैं उनसे अगर हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं तो इसे हम कौन सी टाइप ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आता है ये, तो ये आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में, ठीक है। जहाँ पे हम कॉस्ट का पता लगाने के लिए जो हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस किए हैं उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को डिपिक्ट करते हैं। तो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 47th। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर ये टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, या फिर फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 48th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो ये यहाँ इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट इज़ 21। सेकेंड है द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। थर्ड है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द 1986, तो ये तो सही है। फिर है ग्रीन फ्यूल स्कीम एम्स एट रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय लीड लेस पेट्रोल, तो ये भी सही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको यहाँ पे फिर से एलिमिनेट वाला जो टेक्निक है वो लगाना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए भी जो है वो भी सही लिखा है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है एटमॉस्फेयर पे वो 21% है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो ऐसा तो नहीं है कि केमिकल जो है मोस्ट डोमिनेटिंग तो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पूछा था क्वेश्चन में नॉट ट्रू, तो बाकी सब ए सी और डी तो सही है, लेकिन ये वाला जो है फिट नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड, यानी कि एक सुपरवाइज़र है जिसके खूब सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, तो ये जो कहलाता है, ये जो मैनेजमेंट का टेक्निक होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कि एक सुपरवाइज़र के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, कितने उसके जूनियर्स जो हैं काम कर रहे हैं, तो ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो संबंधित है बिजनेस फोरकास्टिंग से और पूछा है कि इनमें से गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, तो देखते हैं, ए शॉर्ट रेंज ऑफ फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट दैन द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। कह रहा है कि जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होती हैं वो कम एक्यूरेसी, उनकी एक्यूरेसी कम होती है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं, अंडर द टाइम सीरीज फोरकास्ट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड। तो ये तो सही है, जब हम टाइम सीरीज़ पढ़ते हैं तो जो हमारे पास्ट डेटा कलेक्टेड होता है उसी के बेसिस पे जो है हम लोग फोरकास्ट करते हैं। सी में लिखा है, इंडेक्स नंबर्स इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। तो ये भी सही है, हम लोग बेस ईयर एक फाइंड करते हैं जहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, उसके बेसिस पे जो है इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। अगला डी वाले में लिखा है, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शंस तो सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो नहीं सही है वो है आपको ऑप्शन नंबर ये हम नहीं कह सकते कि जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है वो लेस एक्यूरेट होती है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट से। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट में लिखिए, मैं उन सबको देखूँगी और जो पॉसिबल होगा तो ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।